हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द प्रेप बडी। आज हमारे साथ है एक बहुत स्पेशल गेस्ट। वी हैव विद अस विक्रम थोराट। ही इज बीटेक फ्रॉम एनआईटी नागपुर इन ईसी। He gave ESC in 2018 and got rank 57 in electrical. Currently, he is posted as Assistant Director, Central Electricity Authority in New Delhi. Welcome, sir. थैंक यू कृतिका। ओके, सो टुडे हम लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं सो दैट जो हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं, जो ईएससी के लिए लोग प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, दे कैन एक्चुअली नो कि सर्विस में क्या होता है। तो प्रिपरेशन कैसा करना है, प्रिपरेशन कैसे करके कितना रैंक आया, उसका वीडियो जनरली खूब सारा मिल जाता है। बट एस्पिरेंट्स डोंट कम टू नो कि एक बार सर्विस में चले जाएंगे अंदर जाने उसके के बाद बाद क्या होते हैं सर्विस। करेक्ट। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताएं कि यू हैव बीन इन द सर्विस फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर, तो आपका कैसा रहा। तो सबसे पहले टेल अस अबाउट योर करंट जॉब प्रोफाइल। आपका जॉब प्रोफाइल क्या है? तो एक्चुअली माय सर्विस नेम इज सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड द ऑर्गेनाइजेशन वी वर्क फॉर इज कॉल्ड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है और न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है, सेवा भवन में, आरके पुरम में। तो हमारा जो पोस्टिंग है, फर्स्ट पोस्टिंग, वो होता है असिस्टेंट डायरेक्टर। और एक्चुअली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है जो कंट्री का पावर सेक्टर रेगुलेट करती है पूरा। तो उसका विजन है 24/7 पावर सप्लाई मेंटेन करना ओवरऑल कंट्री में। तो ये एक्चुअली मतलब पावर रिलेटेड जो भी इश्यूज है, डिस्कॉम से, ट्रांसमिशन कंपनी से, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से और जनरेशन है, वो सबके इश्यूज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हैंडल करती है। और उसमें ऐसे बहुत सारे डिविजन है। तो आप अगर एक बार आते हैं सीए के मतलब ईसीपीएस के थ्रू ज्वाइन करते हैं सर्विस, तो आपको आपके ब्रांच ऑफ एग्जाम के बेसिस पे डिफरेंट सर्विसेज मतलब डिफरेंट सेक्टर्स अलॉट किए जाते हैं। जैसे मैकेनिकल के भी स्टूडेंट्स आते हैं इस सर्विस में, इलेक्ट्रिकल के भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आते हैं, सिविल के भी आते हैं। तो सबको अलग अलग सेक्टर में डाला जाता है। जैसे थर्मल सेक्टर है, हाइड्रो सेक्टर है, पावर सिस्टम है, फिर ग्रिड ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लानिंग है, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट है। तो अलग अलग सेक्शंस है, उसमें आपके ब्रांच ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको अलॉट कर देते। तो मेरा इलेक्ट्रिकल का बैकग्राउंड है, तो मुझे उन्होंने ग्रिड ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डाला है। तो अभी हमारा करंट प्रोफाइल है कि जो इंडिया में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके ऊपर मॉनिटरिंग करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग में आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर, ये है। ओके ओके, ग्रेट सर। तो व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल, एज इन आपका डे टू डे रोल क्या होता है, एक पर्टिकुलर डे टू डे रोल? देखिए, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पॉलिसीज होते हैं, जैसे सौभाग्य स्कीम का आपने नाम सुना होगा, सहज बिजली हर घर। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपको करना है। हर मतलब दे हैव एम टू मेक इंडिया 100% पावर, मतलब पावर जहाँ पे लास्ट माइल तक पहुंचना चाहिए पावर, उनका मतलब ये मिनिस्ट्री ने डिजाइन किया हुआ है 2021 तक। तो उसको इम्प्लीमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सीए के थ्रू आता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी, जैसे मेरा डिवीजन है डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी चीजें आएगी ना पावर मेंटेनेंस में, तो हम लोग मैनेज करेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए कि नहीं सब जगह पे, फिर उसके पावर का रिलायबिलिटी कैसा है, फिर पावर का मतलब जैसे अलग अलग डिस्कॉम, अभी डिस्कॉम्स को तो प्राइवेटाइज कर दिया है काफी सारे, या फिर स्टेट ओन कर दिया है। तो उनका परफॉर्मेंस, उनके पावर रिलायबिलिटी अप टू द मार्क है कि नहीं, फिर वो अच्छे क्वालिटी का पावर सप्लाई दे रहे कि नहीं दे रहे, ये सब हमें मतलब मॉनिटर करना रहता है ऑन रेगुलर बेसिस। तो उसके लिए डे टू डे मतलब वर्क में हमें मीटिंग्स होती है, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन के जो जीएम्स है, उनके एजीएम्स है, इनके साथ हमें फिर उनके देखना पड़ता है कि उनके रिपोर्ट्स आते हैं मंथली, एनुअली। फिर जो रिपोर्ट के हिसाब से हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए रहते हैं सीईआरसी ने। जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है ना, वो भी सीए के साथ एक जुड़ा हुआ है, मिनिस्टर ऑफ पावर का बॉडी है। तो वो लोग रेगुलेशंस बनाते हैं, टैरिफ्स बनाते हैं। फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनके साथ कॉम्प्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ये हमारा बेसिक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग डिवीजन में ये हमारा मेजर मतलब रोल असाइन किया गया है। तो उसको इम्प्लीमेंट करना ही हमारा मतलब मेजर काम रहता है।
ओके ओके। तो ईएससी क्लियर करने के बाद व्हाट आर द डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि जैसा बहुत सारा हमारे पास ऑप्शन रहता है चूज करने का, यू चोज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, तो उसके पीछे आपका मतलब कि क्या इंक्लिनेशन था, व्हाट वाज योर बेसिकली व्हाट थॉट्स यू हैड? जैसे मैं क्या सोचता था कि पावर सेक्टर एक इंडिया का ऐसा सेक्टर है ना जो वन ऑफ द कोर सेक्टर्स है। जैसे अनदर कोर सेक्टर्स आर, देर आर स्टील, देर आर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, और उसके बाद आपका सीमेंट है। जैसे पावर एक वन ऑफ द कोर सेक्टर्स ऑफ इंडिया। करेक्ट करेक्ट। कोई भी कंट्री का आप अगर प्रोग्रेस देखते हैं ना, तो वो उसके पावर की पर कैपिटा पावर कंजम्पशन से भी रिलेटेड होता है। जैसे आप यूएसए का आज पावर कंजम्पशन देखोगे तो 8000 किलोवाट आवर पर पर्सन पर एनम, ऐसे उनका पावर कंजम्पशन है। चाइना का भी 3-4 thousand के बीच में, लेकिन इंडिया का अराउंड 1000 है, विच इज वेरी लेस कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्री। तो जो जब आपका पावर अगर हर चीज में, मान लीजिए इंडस्ट्रीज में पावर लगता है, हर मतलब आपका फोन आजकल इतना डेवलपमेंट हो रहा है मोबाइल के इसमें, लेकिन उसका बेसिस तो पावर सिस्टम ही है। मतलब पावर आपको जितना रिलायबल है, जितना मतलब प्रॉफिटेबल, या फिर क्या उसको बोल सकते हैं कि जैसे आपको जितना चीप क्वालिटी, चीप रेट्स में पावर अवेलेबल होगा ना, उतना आपको वो यूटिलाइज करने में उसका आसानी उतना होगी, पर और उसका इतना कैपिटा प्रोग्रेस भी आपका, जैसे एग्जॉशन इंडस्ट्रीज में। बढ़ेगा। राइट राइट। हाँ, पर कैपिटा उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा और उसका डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। और सेकंड, उसका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि आजकल जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है और ये सब चीजें, तो उसमें पावर जनरेशन का बहुत बड़ा रोल है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे इंडिया में आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट 50%, 54% जो आपका जनरेशन है ना, वो कोल बेस्ड है। तो कोल बेस्ड पावर प्लांट से उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है ना जो अभी काफी थ्राइविंग है, तो उसमें बहुत ज्यादा स्कोप भी है मतलब एक्सप्लोरेशन के लिए। अब सोलर है, विंड है, और पंप्ड स्टोरेज है, या फिर अभी सोलर में बहुत इतना सारा सारा स्कोप मतलब, है उसमें, आप अगर उसमें जा रहे हैं तो इनोवेशन का आपको बहुत सारा हाँ करने बहुत ज्यादा का स्कोप है। मिलेगा। एक हमारा सीए में डिवीजन भी है रिन्यूएबल एनर्जी, जो एमएनआरई डिवीजन के साथ कोलैबोरेट करके वो लोग काफी रिसर्च वर्क पे आर एंड डी में मतलब ये करते, एक्सप्लोरेशन को स्कोप मिलता है। तो ये सब चीजों की तरफ इंक्लिनेशन था मेरा, और इसीलिए मैंने वो जो फर्स्ट प्रेफरेंस ही था मेरा। हाँ। ओके। तो सर जैसे इसका पोस्टिंग अभी आपका न्यू दिल्ली में है, राइट? तो क्योंकि ये सीए का ऑफिस न्यू दिल्ली में ही स्टेटेड है, तो थ्रू आउट योर सर्विस विल यू बी पुटिंग अप इन न्यू दिल्ली ओनली, या आपका ट्रांसफर भी हो सकता है? जॉब लोकेशन का बताइए। एक्चुअली न्यू दिल्ली में दो ऑफिस है इनके। एक है जो उनका हेड क्वार्टर्स है, और एक नॉर्दर्न पावर कमेटी करके है। तो ओके एक्चुअली सीए ने 5 मतलब इंडिया, पूरे इंडिया 5 जोन्स में दे हैव डिवाइडेड इंडिया इनटू 5 जोन्स। तो नॉर्दर्न जोन का सेंट्रल ऑफिस है दिल्ली में, सदर्न का है बेंगलोर में, और ईस्टर्न का है कोलकाता में, और वेस्टर्न का है मुंबई में, ओके और नॉर्थ ईस्ट का है शिलोंग में। तो ये 5 जगह पे ऑल ओवर इंडिया में सीए के ऑफिस है। तो ये पांचों में से कहीं पे भी आपका ट्रांसफर हो सकता है, ओ लेकिन जनरली जो जो आपका स्टेट है ना, होम स्टेट, उसके क्लोजेस्ट जो आपको लगता है वो आपको दे देते हैं। जैसे मेरा मुंबई में, जब मैं अगर महाराष्ट्र से हूँ तो मेरा मुंबई में है, लेकिन फिर वो आपके ऊपर भी है। अगर आपको दिल्ली में रहना पसंद है तो आपको दिल्ली में भी दे देंगे, उसका ऐसे ट्रांसफर का बड़ा इश्यू नहीं है। फ्लेक्सिबल है और मतलब। मैं अभी सीनियर्स को भी जान, हाँ फ्लेक्सिबल है, और मतलब थ्रू आउट देयर सर्विस भी आप दिल्ली में भी रह सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है ट्रांसफर ओके का। ओके, दैट इज या ग्रेट। फिर आपको मुंबई में रहना है तो आप मुंबई में भी रह सकते हैं। ओके ओके, मतलब उतना पोस्टिंग का मेजर मेट्रो सिटीज ही है ना ये सब। हाँ। हाँ, पर सारा हेडक्वार्टर्स जो है वो मेजर मतलब अर्बन सिटीज में ही है, यू विल नॉट गेट हाँ, रूम। अर्बन सिटीज में, मेट्रो सिटीज में ही है। ओके, टेल अस जी। सम पर्क्स ऑफ द सर्विस। इसमें मतलब कि क्या पर्क्स, आपको कुछ घर मिलता है रहने के लिए, गाड़ी मिलता है, कुछ आपको घर में हेल्प मिलता है, व्हाट आर द पर्क्स ऑफ द सर्विस? देखिए अभी पर्क्स तो सबसे बड़ा ये है कि आप मतलब सर्विस में है नेशन के, और मतलब विद नो एक्सपेक्टेशन ही हम लोग आते हैं इसमें, कि कुछ करेक्ट। ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन के बिना। लेकिन जैसे जो भी सेंट्रल सर्विसेज के रूल्स है उनके अकॉर्डिंगली आपको मतलब देखो, जो क्वार्टर्स है ना, वो बाकी जो 4 महीने बताए ना अभी 5 उनके हेड क्वार्टर्स, 4 जगह पे तो क्वार्टर्स आपको पोस्टिंग के तुरंत बाद ही मिल जाते हैं दिल्ली में, ताकि मोस्ट ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स है ना वो दिल्ली में है। तो राइट। उनको दिल्ली में थोड़ा हेड क्वार्टर्स का प्रॉब्लम आता है 1-2 साल के लिए, तो वो आपको एचआरए मिल जाता है उसका। और अगर अवेलेबल है, जैसे मुंबई में अगर आप जाएंगे तो मुंबई में अवेलेबिलिटी होता है उनका एवरी टाइम, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, शिलोंग में। दिल्ली में 1-2 साल के लिए आपको वेटिंग में होता है,
तब तक के लिए आपको एचआरए दे देते हैं वो लोग, तो आप अपने हिसाब से। अवेलेबिलिटी आपको अलॉट होगा क्वार्टर, नहीं है हाँ तो हाँ, उसके अगेंस्ट एचआरए आपको एचआरए मिल जाएगा, दिया यस। जाएगा। और फिर ऑफिस वर्क के लिए जैसे आपको विजिट्स करने रहते हैं पीएसयूज के वगैरह हेडक्वार्टर्स में, इधर जैसे वसंत कुंज में हेडक्वार्टर है, फिर या इधर स्पेस कॉम्प्लेक्स में। तो एवरीडे एक्चुअली हमारा डीलिंग होता है मोस्टली पीएसयूज के साथ होता है, तो उनके साथ मीटिंग्स वगैरह करने आपको जाना होता है। तो ये सब ऑफिशियल काम होते हैं, या फिर कई फील्ड विजिट है, उसके लिए आपको व्हीकल मिल जाता है। पर्सनल यूज के लिए व्हीकल नहीं होता है, मतलब ओनली ऑफिशियल यूज के लिए आपको ऑफिस से व्हीकल इश्यू हो जाएगा। इज दिस ऑफिस जॉब, यानी कि ऐसा 9 to 5 जॉब है या फील्ड जॉब है? मतलब कि कितना इन्वॉल्वमेंट डिमांड, कितना डिमांडिंग जॉब है ये? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग है इस सर्विसेज के बारे में कि मोस्ट ऑफ द जो पोस्टिंग होते हैं ना आपका, उसका नेचर है ऑफिस जॉब का ही है। वंस इन वाइल, लाइक वंस इन मंथ आपको फील्ड विजिट करना रहता है, जैसे कि किसी कोल फील्ड में आपका कुछ मतलब ऑक्शन वगैरह है, या फिर आप हाइड्रो प्रोजेक्ट के इसके लिए विजिट कर रहे हैं, विंड कोई प्लान आपका सेटअप हो रहा है, या फिर कोई रीजनल रीजनल किसी गवर्नमेंट का कोई स्कीम लॉन्च होना है, मतलब उसका इंस्पेक्शन है, तो ऐसी चीजें के लिए आपको उनको फील्ड विजिट करना पड़ता है। बाकी मोस्ट ऑफ द नेचर उसका मतलब सर्विस का जो ऑफिस नेचर ही है, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे वर्किंग रहते हैं, और 9:30 to 6 उसके वर्किंग आवर्स होते हैं। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा ऐसे इमरजेंसी वाला कोई सीन नहीं होता, क्योंकि जनरली अथॉरिटी जो हमारी है वो रेगुलेटरी है। ओके, रेगुलेशन है, तो रेगुलेशन इम्प्लीमेंट मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही होते हैं, ऐसे अर्जेंटली नहीं होते, तो रेगुलेशन मतलब हाँ। इमरजेंसी तो नहीं कर सकता उसमें। इमरजेंसी सिचुएशंस नहीं होती है मोस्टली, राइट। और ऑफिस जॉब ही है। और जैसे वंस इन वाइल ऑकेजनली आपको फील्ड पे जाना पड़ता है इंस्पेक्शंस वगैरह ये सब चीजों के लिए। जैसे कोई आपने जैसे एक उदय स्कीम करके आया था, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, तो उसके थ्रू आपने फंड्स किसी को दिए हुए हैं, तो वो फंड्स का यूटिलाइजेशन उन्होंने किया कि नहीं, वो आपको जाके चेक करना होता है ऑन द स्पॉट उधर असेसमेंट के लिए। और एक इसका जैसे मैं अभी डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग डिवीजन में हूँ ना, तो हमारे लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी ये रहता है कि जो कोई भी कैलामिटी आती है, नेचुरल कैलामिटी या फिर मैनमेड जो भी है, जैसे कि अभी रिसेंटली फ्लड्स वगैरह ये सब चीजें आती रहती है हर स्टेट में, तो उनमें जो फ्लड की वजह से नुकसान होता है ना, तो अभी एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, तो उसके अंडर तुरंत उनको फंड देने पड़ते हैं, क्योंकि उनका रिहेबिलिटेशन या फिर रिलीफ वर्क तुरंत शुरू हो जाए। इसलिए अभी हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर है, उन्होंने राइट आफ्टर डिजास्टर दे सेंड अ टीम टू द स्टेट and they make an assessment of the damage that has been done there by the disaster, and for that one person from Ministry of Power has to be sent every time there is a disaster। और जो भी एक्चुअली डैमेज होता है ना पावर सिस्टम का, तो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। तो हम हमारे डिवीजन में एक मतलब है, मैं खुद जाके आया हिमाचल प्रदेश, तो उधर जो हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड्स या फिर लैंडस्लाइड्स वगैरह काफी हिली एरिया है, तो उधर हो चुके थे। उत्तराखंड, ये असम और ये सिक्किम, इस साइड में ये थोड़ा सा प्रिवेलेंट है। तो बिहार में भी फ्लड आते कोसी रिवर की वजह से, तो उधर हमें मतलब विजिट करना पड़ता है वंस और ट्वाइस, हाउएवर मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजास्टर इज। तो उसमें आपको ये आपका फील्ड वर्क हो जाता है, फिर उसमें आपको जाके उधर असेसमेंट करना पड़ता है कितना डैमेजेस हुए, क्या हुए, फिर उनका आपको सबको रिपोर्ट बना के उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये करना पड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको फंड्स ग्रांट कर देते हैं। तो एक उस पे मतलब डिफरेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे डिवीजन के लिए है, मतलब। और एवरी डिवीजन में उधर मतलब जैसे हमारे 6 विंग्स है, जैसे मैंने आपको बताया, थर्मल, पावर, हाइड्रो, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, उसके बाद पावर सिस्टम, और एक ग्रिड ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर एक डिवीजन में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप पावर सिस्टम में जाएंगे तो उसका ट्रांसमिशन लाइन का इश्यूज होते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान बॉर्डर में कुछ ट्रांसमिशन लाइन के इश्यूज चल रहे, तो मेरा कलीग उधर मतलब जैसलमेर वगैरह वो सब उधर उनका फील्ड विजिट था। फिर कुछ कुछ लोग को मतलब रिन्यूएबल एनर्जी वाले है, तो जो बाहर आउटसाइड कंट्रीज में जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है ना, तो उसके लिए जापान भी एक टीम सेंड की गई थी, कि जाके उधर में जो रिसेंट हो रहा है तो देख के मतलब हम लोग भी उसको इम्प्लीमेंट कर सके इंडिया में। तो ऐसे मतलब बहुत सारे विंग्स है, और टोटल अराउंड 25 डिवीजन है हमारे ऑफिस में टोटल, मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में। और हर डिवीजन में डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क है, और ये मतलब आपको सेम फील्ड में रह के भी थोड़ा डाइवर्सिफाई मतलब वर्क कल्चर मिल सकता है। जैसे मैं अभी
एक एक प्रमोशन तक मोस्टली एक डिवीजन में ही रखते हैं आपको, उसके बाद आपको डिवीजन चेंज कर देते, तो फिर उस डिवीजन का भी एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। ऐसे कर करके मतलब वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने का भी वो दे टेंड टू मेक इट मोर डाइवर्सिफाई आल्सो। ओके ओके। सो व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, मतलब अभी आपने बताया जैसे डिवीजन में चेंज कर सकता है, तो आपका मतलब एपेक्स जो है पोजीशन वो क्या है, मतलब व्हाट कैन बी द मैक्सिमम मैं अटेनमेंट? आपको हायरार्की बताता हूँ कैसे होता है। जैसे आप जैसे ईएससी के थ्रू ज्वाइन करते हो ना, तो फर्स्ट पोस्टिंग आपको होता है असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके। ठीक है, उसके बाद आपको 4 इयर्स लगते हैं फर्स्ट प्रमोशन के लिए, 2 साल आपका प्रोबेशन होता है और 8 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है। फर्स्ट प्रमोशन होने के बाद आपका पोजीशन हो जाता है डिप्यूटी डायरेक्टर। ओके। डिप्यूटी डायरेक्टर के पोजीशन पे आपको 7 साल रहना पड़ता है, 7 इयर्स। उसके बाद आपका प्रमोशन होकर आपको डायरेक्टर बना दिया जाता है। तो अलग अलग डिवीजन से, जितने डिवीजन से उतने उसमें डायरेक्टर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कितने वैकेंसीज अवेलेबल है। तो वो दैट इज नॉट अ टाइम बाउंड प्रमोशन। डायरेक्टर के बाद आपको चीफ इंजीनियर का मतलब पोजीशन मिल जाता है, पोस्ट होता है। तो चीफ इंजीनियर इज एज इक्विवेलेंट एज जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके ओके ओके। हाँ, तो उसके बाद आपको चीफ इंजीनियर के लेवल तक उसके ऊपर के जो पोस्टिंग्स है वो प्योरली मतलब ये है कि कितने सीट्स अवेलेबल है और आपका सीनियरिटी कैसा है वर्क उसके ऊपर। एंड हाँ एवरीथिंग दैट हाँ, आपका विल वर्क का मतलब आपका बैकग्राउंड कैसा रहा हुआ है, आज तक का प्रोफाइल कैसा रहा हुआ है, और मिनिस्टर्स वगैरह में भी इन्वॉल्व होते हैं उसके उसके आगे के प्रमोशन में। अच्छा और उसके ऊपर आपको मेंबर बना दिया जाता है। उसको उसके नीचे भी एक होता है प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, लेकिन अभी वो पोस्ट वैकेंट है शायद कुछ सालों से। अच्छा। उसके ऊपर आपका मेंबर होते हैं, जो डिविजन विंग्स मैंने बनाए ना, बताया ना 6 आपको, और हर एक विंग का एक मेंबर होता है। और उसके ऊपर मतलब टॉप मोस्ट पोस्ट होता है एक चेयरपर्सन। तो ओके। चेयरपर्सन इज एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो सो ये है हमारा हायरार्की होता एपेक्स हेड ऑफ द सर्विस। है। फिर चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ द सर्विस तो एंड ही इज chairman ऑल्सो, would also be a ESC officer, या right? ही इज ऑल्सो ही ईएससी ऑफिसर ओनली। और Okay. उसके अलावा जो सेक्रेटरी होता है मिनिस्टर ऑफ पावर, ये तो एडिशनल सेक्रेटरी हो गए, हाँ लेकिन हाँ। सेक्रेटरी आईएएस के थ्रू आते हैं। तो अच्छा वो एक अलग, हाँ वो एक्स्ट्रा मतलब इंट्रूडर टाइप होते हैं। लेकिन ये हायरार्की ऐसे है। अच्छा अच्छा। राइट राइट। तो वर्क लाइफ बैलेंस वुड बी नाइस, ओके, क्योंकि फील्ड पोस्टिंग हाँ, ज्यादा नहीं है तो आपको ऐसा इनफ वर्क लाइफ बैलेंस यस यस, मिलेगा। वो भी होता है। और इसमें जैसे डेप्यूटेशन वगैरह पे आपको जाना होता है ना, तो थोड़ा सा आपको जो हो सकता है कि कहीं और सिटी में जाना पड़े। जैसे 3 साल का हमें कंपलसरी डेप्यूटेशन होता है किसी भी ओके। पीएसयू में या फिर किसी भी और मिनिस्ट्री में आपको जाना होता है। जैसे आप रेलवे मिनिस्ट्री में जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, जो भी आपको मतलब सूट करेगा उसमें आपको जाना होता है 3 साल के लिए। तो उस 3 साल के लिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कि किसी और सिटी में रहना पड़े, जहाँ पे जैसे सेल का, मान लिया आपको सेल में पे नॉट भेज रहे सेल। नेसेसरली ऐसा कोई बैकवर्ड सिटी में रहना पड़े, ऐसा नहीं है ना, यू कैन चूज द हाँ सिटी हाँ दैट हाँ, दैट इज। जैसे कि वो डिपेंड करता है आपका डिवीजन कौन सा है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई पीएसयू है ना, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो उसका झारखंड में है कोई प्लांट, तो आपको हो सकता है उधर जाना पड़े 3 साल के लिए। या फिर पीजीसीएल में ही मान लीजिए आपको जाना है, तो पीजीसीएल का दिल्ली में ही अगर होगा तो दिल्ली में भी आप रह सकते हो उसको दिल्ली डेप्यूटेशन। रहेंगे। हाँ, ओके। वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। वो अभी क्योंकि हम लोग अभी उस मतलब एक प्रमोशन के बाद होते हैं, तो हम लोग को भी उसमें अभी मतलब मिला नहीं एक्सप्लोरेशन क्या है एग्जैक्टली वो। अच्छा अच्छा। एंड कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर, कौन सा ग्रेड पे होता है, इसमें क्या हाँ सैलरी? हाँ हाँ, इसमें देखिए इसमें 2 तरीके के पोस्टिंग होते हैं। एक असिस्टेंट डायरेक्टर 2 होता है और असिस्टेंट डायरेक्टर 1 होता है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर 1 है वो ग्रुप ए में आते हैं, उसका अच्छा उनका ग्रेड पे 10 ही होता है। अच्छा। और उसके बाद हाँ, जो मतलब जो एसएससी वगैरह जो एग्जाम्स है ना, हम्म। पहले तो उसके थ्रू भी इसमें पहले रिक्रूट किए जाते थे लोग, अभी उन्होंने बंद कर दिया है। तो वो लोग प्रमोट होके असिस्टेंट डायरेक्टर 2 के इस पे आते हैं, तो उनका ग्रेड पे लेवल 8 होता है। और जो ईएससी के थ्रू आते हैं उनका ग्रेड पे लेवल 10 होता है। तो अच्छा। वही जो ग्रेड पे लेवल 10 के जो सैलरी स्ट्रक्चर है, राइट। बेसिक सैलरी 56,100 रुपीज है। और उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस, एचआरए और डियरनेस अलाउंस, ये सब मिलके 75 वगैरह तक, मतलब आपका अगर आप एचआरए मिल रहा है तो, अगर आपने क्वार्टर में ले रखा है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, ऐसा है। हाँ ऑब्वियसली। यही सैलरी स्ट्रक्चर है। करेक्ट करेक्ट। सो टेल अस अबाउट ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग हाँ, कहाँ पर हुई, कैसे ट्रेनिंग का हुआ जॉब से एक्चुअली देखिए कैसा है ना, अभी ट्रेनिंग 8 महीने की होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि
आपके पास कितना टाइम है, जैसे अभी कोविड का सिचुएशन है ना, तो हो सकता है कि वो क्रंच भी कर दे ट्रेनिंग को। जैसे लास्ट ईयर किसी की 8 मंथ की हुई थी, किसी की 6 मंथ की हुई थी, और वो मतलब काफी डाइवर्स होती है ट्रेनिंग। तो जो ट्रेनिंग उस साल जो प्लान कर रहे हैं ना, जो मतलब अथॉरिटी, उनके ऊपर डिपेंड करता होता है कि to the service, क्या training is specific to person who is being trained? ट्रेनिंग इज स्पेसिफिक टू सर्विस ओनली, बट इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज प्लानिंग दैट ट्रेनिंग। अलग तो अलग हो हाँ, जाएगी। एक्चुअली वो मिनिस्ट्री के थ्रू आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, वो बोलते कि इनको ऐसे इंडक्ट, इनका इतने इतने महीने का ट्रेनिंग होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो जैसे कि अभी हमारा ट्रेनिंग कैसे होता है, आपको एक रफ आइडिया बता दो। दिस कैन ऑल्सो मतलब बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैचेस, बस एक रफली उनका ऐसे होता है कि ऐसे एनपीटीआई इधर फरीदाबाद में है, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो वो हमारा बेसिक कैंप है मतलब ट्रेनिंग का। उधर आपके लेक्चर्स वगैरह होंगे, जो भी आपको वर्क करना है जिस फील्ड में, उस फील्ड के रिगार्डिंग एवरी एस्पेक्ट दे विल टीच यू देयर। एंड उसके बाद उसको जाके फील्ड में भी आपको एक्सपीरियंस दिलाते हैं वो लोग। तो 3 मॉड्यूल्स होते हैं देखिए हमारे ट्रेनिंग के। पहला होता है जनरेशन का, क्योंकि पावर सिस्टम जो भी है उसके 3 हिस्सों में उसको बांटा जाता है। पहला होता है जनरेशन, फिर होता है ट्रांसमिशन, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरेशन इज वेयर पावर इज गेटिंग जनरेटेड। तो उसको जनरेशन में अभी मोस्टली 3 टाइप के अपने यहाँ पे जनरेशन होते हैं। एक होता है थर्मल, एक होता है हाइड्रो, और उसके अलावा जो भी है रिन्यूएबल एनर्जी है। ये तो कन्वेंशनल हो गए थर्मल हाइड्रो, उसके अलावा भी जो भी रिन्यूएबल है। तो थर्मल एक्चुअली कोल बेस्ड या फिर डीजल बेस्ड, ये जो भी है, तो उसका उन्होंने हमको थेरी लेक्चर्स होते हैं फरीदाबाद में, जो एनपीटीआई का इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। और उसके बाद वो हमको प्लांट विजिट के लिए ले जाते हैं। जैसे एनटीपीसी का टाउनशिप है, या फिर एनटीपीसी का जो भी प्लांट उस वक्त वर्किंग है, उस वहाँ पे हम लोग को प्लांट विजिट के लिए ले जाएंगे। 1-2 वीक का जो भी पीरियड है उसके लिए हम लोग को प्लांट विजिट करवाएंगे। उतने दिन के लिए उधर उनकी टाउनशिप में ही हम लोग को रेसिडेंशियल फैसिलिटीज वगैरह दी जाती है। उसके अलावा हाइड्रो के जो डैम्स है, जैसे भाखरा नांगल या फिर जो भी डैम, मतलब उनको उस साल हर साल वो चेंज होते रहता है। आपको जो भी उस समय फिजिबल लग रहा होगा, वो डैम के लिए हम लोग को ले जाते हैं। 3 वीक्स का मतलब वो डैम के लिए होता है। फिर सोलर सिस्टम का ट्रेनिंग होता है। उसमें जाके आपको सोलर सिस्टम की जो प्लांट्स है इंडिया में, राजस्थान है, एमपी है, जहाँ पे भी प्लांट्स है वहाँ पे आपको वीकली ट्रेनिंग होता है। फिर उसमें अलग अलग पीएसयूज आती है, जैसे बीएचईएल है, हेवी इंडस्ट्रीज, हेवी इलेक्ट्रिक। तो उसमें जाके हमको, जैसे हरिद्वार में भी एक है उनका प्लांट, तो हरिद्वार में भी वो हमें कुछ 1-2 वीक के लिए रुकवाते। उसके बाद उनका आता है सेकंड मॉड्यूल, उसमें होता है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन का जो इंडिया में मोस्टली वर्क है वो पीजीसीआईएल करके पीएसयू पावर ग्रिड, वो उनके थ्रू देखा जाता है। तो उनका मानेसर इधर गुड़गांव में उनका हेडक्वार्टर्स है। तो वहां पे हमारा 2 वीक का ट्रेनिंग होता है, मतलब ऑन फील्ड। जैसे उनको उधर जो भी है सब स्टेशन वगैरह हमको दिखाए जाते हैं। फिर उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ईसी, मतलब जो तीनों ब्रांच के साथ में ही होते हैं। उसके बाद हमें पावर प्लांट विजिट किया जाता है, जैसे साउथ के जो है मदुराई, केरला, फिर बेंगलुरु, इधर के अलग अलग पावर प्लांट्स हमें विजिट करवाए जाते हैं। उसके बाद ये ट्रांसमिशन का जो काम है ना, वो मोस्टली पावर सिस्टम के अंडर आता है। तो उसमें हमें फिर पावर सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में एक, तो वहाँ पे 2 वीक का हमारा पावर सिस्टम का ट्रेनिंग होता है। और ये हो गया सेकंड मॉडल ट्रांसमिशन। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना अलग अलग, उनमें से हर साल वो कोई ना कोई कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर टाटा पावर के साथ हुआ था, जो दिल्ली में टाटा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन विंग है। तो उन्होंने हमको 1 महीने का डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेनिंग वहाँ पे, जैसे हम लोग दिल्ली में, तो दिल्ली में ही करवाया था। फिर उसके अलावा एक फोर्थ मॉड्यूल आता है अलग से, क्योंकि जो ईएस की थ्रू जॉब रहती है ना, ईएससी के थ्रू, वो टेक्नो मैनेजरियल जॉब्स है। तो उसमें आपको टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल वर्क का भी इक्वल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे पीएसयूज या फिर बहुत सारे डिस्कॉम्स को मैनेज भी करना है। एट द सेम टाइम आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको उसमें पॉलिसीज भी डिजाइन करनी है। फिर मिनिस्टर को भी आपको टेक्निकल सपोर्ट देना है। जैसे कि आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स। जैसे जैसे जो पावर मिनिस्टर है ना अपने इंडिया के, आरके सिंह जी, तो सबसे पहले बोलेंगे कि हमें एक ऐसे पॉलिसी डिजाइन करनी है कि जिसमें इंडिया में हर इंसान को अफोर्डेबल पावर मिलनी चाहिए। तो फिर ये वो अपनी मीटिंग में बताएंगे सब सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडमिन सेक्रेटरी जो है उनको। फिर वो लोग बोलेंगे कि अच्छा ये पॉलिसी है, तो इसको हमें भी कैसे डिजाइन करेंगे, उसकी टेक्निकल निटिग्रिटीज क्या है, क्या क्या आपको इनपुट्स लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक मैनेजर भी चाहिए और एक टेक्निकल भी चाहिए। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो सिविल सर्विसेज के थ्रू आए, मतलब जो सेक्रेटरीज रहते हैं, तो मोस्टली दे आर फ्रॉम आईएएस।
and the technical support wing is from electrical I mean this engineering services. सर्विस, तो हाँ वो लोग उधर मिनिस्ट्री में डिजाइन करते हैं पॉलिसी कि ऐसे पॉलिसी डिजाइन बनेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे हो जाएगा। फिर हमारे इधर आता है डिवीजन में, फिर उसको हम लोग को मतलब जो ग्राउंड लेवल वर्क होता है ना, उधर वो हम लोग को मॉनिटर करना पड़ता है कि हाँ ये जैसे ऊपर से डिजाइन किया गया है वैसे वो अब इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अब जैसे कि हम लोग ये एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, हम लोग को प्रमोशन के थ्रू आगे पोस्ट बढ़ता जाएगा, तो हम लोग भी उस मतलब पॉलिसी मेकिंग में जाने के आगे चांसेस है। तो इसलिए मतलब वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे पॉलिसी डेवलप होता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है किसी भी फील्ड में। तो हमारा दिस इज मोस्टली मतलब कन्फाइंड टू पावर, क्योंकि सर्विसेज का ही हमारे नाम है सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज। लेकिन सिमिलरली ईएससी के थ्रू मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से उसमें सब में ऐसे ही वर्क करता है। ओके और हाँ, तो ट्रेनिंग की मैं बता रहा था, तो ये ऐसे करके पावर मैनेजमेंट का एक लास्ट ये होता है मॉड्यूल। अच्छा तो उसमें पावर मैनेजमेंट का एनटीपीसी में हमारा 2 वीक का ट्रेनिंग होता है पावर मैनेजमेंट का, दिल्ली में होता है वो। तो ऐसे करके फिर ट्रेनिंग हमारा कंक्लूड हो जाता है। मोस्टली 6 to 8 मंथ्स का होता है ट्रेनिंग। ओके सो अदर देन दिस टेक्निकल पार्ट, ऐसा कुछ अलग कुछ ऐसा फन पार्ट, कोई ट्रिप, कोई ऐसा enjoyable एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग? हाँ, ट्रेनिंग में एक्चुअली क्या होता है ना, क्योंकि हमारा कैडर स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट मतलब एक बैच में 40-50 मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं। तो फिर हमारे टूर्नामेंट, फिर इंटर मिनिस्ट्रियल जो ये होते हैं ना मैचेस, जैसे बैडमिंटन के मैचेस होते हैं, क्रिकेट के मैचेस होते हैं। फिर हम लोग मतलब जैसे किसी साइट को विजिट करने गए तो उधर ही मतलब हरिद्वार है तो उधर घूम लिए, मतलब नेचर जैसे जिसको नेचर लवर्स है तो मतलब वो सब तो चीजें है ही, मतलब फन तो होते हैं जैसे ट्रैवलिंग में। तभी तभी सर्विस में निकले हैं तो ट्रेनिंग इज आई थिंक द बेस्ट पार्ट, क्योंकि तभी आपका या ट्रेनिंग बाहर निकल के बॉन्डिंग भी होता है और फिर आपको काफी मतलब हाँ you have not entered the service yet कि उसका काम शुरू हो and you've completed with the studies part, वो वाला पार्ट ओवर हो गया तो बेस्ट बिल्कुल बिल्कुल वाला रहता होगा वो। ओके यस यस ट्रेनिंग में एक्चुअली सब लोग नए होते हैं ना, हाँ हाँ राइट तो मतलब बॉन्डिंग भी हो जाती है तब, ताकि आपको सर्विस में साथ में ही रहना है। फिर उसके बाद वो मतलब सब डिविजन्स का उधर मतलब इंट्रोडक्शन से आइस ब्रेकिंग भी हो जाता है, तो ट्रेनिंग बेस्ट पार्ट रहता है। ओके सो एनी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज ऐसे, जैसे आपने बताया कि आगे जाके मिनिस्ट्री में यू कैन बिकम अ मेंबर या उस टाइप का कर सकते हैं, उसके अलावा यू कैन गो टू पीएसयूज, यू टोल्ड अस एनी अदर स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, मतलब बात यस यस टोटल। जैसे मैम मैंने आपको बताया कि आपको डेपुटेशन में जाना होता है पीएसयूज में, और आपको डेपुटेशन में मिनिस्ट्रीज में भी भेजते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में। तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा डाइवर्स हो जाता है जो पावर से रिलेटेड, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं जब आप चीफ इंजीनियर लेवल के मतलब उस पर पहुंचते। तो जैसे स्टेट्स की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है और स्टेट्स की बहुत सारी ट्रांसमिशन कंपनीज है, उनके जो हेड्स है जैसे कि उनके चेयरमैन या फिर उनके डायरेक्टर मतलब टॉप लेवल उनके मैनेजमेंट जो भी है ना, उधर हम लोग के लिए वैकेंसीज होती है, जैसे मतलब सम ऑफ द वैकेंसीज आर वेरी लेमन क्वेश्चन, लेकिन अगर पीएसयू में ही जाना है तो पीएसयू का एग्जाम देके मतलब व्हाट इज द डिफरेंस इफ आई एम गोइंग आफ्टर इंजीनियरिंग सर्विस इनटू पीएसयू, या मैं किसी पीएसयू इंटर रेलवे एग्जाम देके जा रही हूँ, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस? हाँ, एक्चुअली क्या होता है जैसे आप मान लीजिए कोई पीएसयू ज्वाइन कर लिया आपने, तो आपको उधर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। और पीएसयू का क्या है ना, प्रमोशन का जो सीन होता है ना काफी स्लो होता है, तो आपको उनके जीएम और या फिर एजीएम, जीएम, ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह ये लेवल पे पहुंचने में ऑलमोस्ट 30 इयर्स लग जाएंगे आपको। अगर हाँ और हाँ, अगर आपको उसी मतलब फील्ड में रह के एक ही पीओसी में रह के आपने काम कर लिया अच्छा, तो 30 इयर्स में जाके आप ईडी बनेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू आपको अगर एक बार आप चीफ इंजीनियर बन गए ना, विच कैन बी एनीवेयर बिटवीन 20 to 25 ईयर्स, तो आपको सीधा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल के पोस्ट पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इधर आके हमारे वर्क प्रोफाइल डाइवर्सिफाई हो गया। और आपका मतलब वो काम भी एक्चुअली आपका देखेंगे कि आपने कितनी पॉलिसीज वगैरह बनाई है, कहा कौन सी पीएसएस में आपको डिप्यूटेशन मिला था। और अगर वो आप जैसे सीए के लिए स्पेशल आते हैं वैकेंसीज, तो जैसे अभी आंध्र प्रदेश का जो ट्रांसमिशन कंपनी ना, उसके जो हेड है वो हमारे रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनको उधर बुलाया गया और उनको बोला गया कि आप हमारा ये हेड कर लो, क्योंकि उनके पास इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस रहता है ना उनके सर्विस में। तो बेनिफिशियल होता है किसी भी पीएसयू या फिर किसी भी डिस्कॉम या फिर जो ट्रांसमिशन कंपनी स्टेट ओन्ड,
तो ये वाली अपॉर्चुनिटी भी एक एक्स्ट्रा मतलब एडवांटेज है। So या फिर आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, प्राइवेट में भी बहुत सारे कंपनीज है ना जो आपको मतलब बुला सकती है कि आप सर हमारे। companies are also entering into the power sector, तो उसमें भी यस यस यस, obviously they want कहीं people पे कहीं पे टेक्निकल बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग हो, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम किया हो। काम किया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है ना, फिर कौन सी पॉलिसी वगैरह कैसे इम्प्लीमेंट होती है और उसको कैसे मतलब फास्ट फॉरवर्ड या फिर हेड स्टार्ट कैसे देना है, ये सब चीजें आपको इधर सीखने मिलती है। तो जो प्राइवेट कंपनीज है ना, उनको भी अपना एफिशिएंसी बढ़ाना ही है, और अल्टीमेटली उनको स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना जो भी पावर रिलेटेड, वो तो गवर्नमेंट ही सेट कर रहा है। तो फिर वो स्टैंडर्ड मीट्स करने के लिए कैसे मैक्सिमाइज तुम्हारा मतलब इफिशियंसी बढ़ाया जाए, फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको कैसे ट्रेन किया जाए, ये सब नॉलेज लेके ही चलते हैं हमारे जो मतलब सीनियर ऑफिसर्स है, तो उनको डायरेक्टली ये सब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ओके, सो हाउ वुड यू से इज लाइफ ओवरऑल? आपने ईएससी की प्रिपरेशन की तो यू मस्ट बी हैविंग सम एक्सपेक्टेशंस। क्या सर्विस में आके वो सब पूरी हुई, या फिर मतलब हाउ डू यू फील आफ्टर बीइंग इन द सर्विस फॉर अ व्हाइल? आई एम क्वाइट कंटेंट एक्चुअली। और जो मतलब एक्सपेक्टेशन देखो, जैसे एक मतलब कोई भी चीज ह्यूमन नेचर ही होता है कि जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ पे आपको एक इनहेरेंट डिससेटिस्फेक्शन फील होता है। वो तो मतलब मैं बोलता हूँ कि हर जगह पे ही है, इट इज नेवर मतलब इट इज देयर विथ एवरीवन। होना तो लाइक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आपको ऐसा हाँ, लगता तो है। मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन इज मिथ। राइट राइट, करेक्ट, ट्रू। लेकिन फिर उसको भी आपको प्रोज एंड कॉन्स का आप एनालिसिस करेंगे ना, तो इफ प्रोज आउटवे कॉन्स ना, तो देन यू विल बी मोर और लेस सेटिस्फाइड। सो दैट इज द You've केस विथ मी। worked in a private company before. Now you've worked in with government of India. So what would you say about that? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस मतलब जर्नी का, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट में जब आप काम करते हो ना, गवर्नमेंट के अंडर, तब जो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, और वो जो आपको वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ना वो किसी ना किसी को अफेक्ट कर रहा है आपके मतलब। जैसे एक मैं फॉर एग्जांपल मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा हमारे जो ऑफिस में हुआ था, कि जम्मू कश्मीर में एक प्रोजेक्ट आया था प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज 2015 का, और उसके अंडर जम्मू कश्मीर को उसका जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है ना उसको पूरा रिवैम्प करना था, क्योंकि वो बहुत ऑब्सोलीट हो चुका था उधर का सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, और इट वाज अ निग्लेक्टेड पार्ट टिल नाउ। एंड आवर प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड टू मेक दैट लाइक कटिंग एज टेक्नोलॉजी मतलब उधर बनाने का उन्होंने सोचा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो था वर्क वो हमारे डिपार्टमेंट में आ गया। तो उधर हमने देखा कि एक्चुअली हम लोग बस इम्प्लीमेंट करते हैं, और मतलब जब हम लोग पॉलिसी बनाएंगे, और इम्प्लीमेंट तो स्टेट में ही जाके करेंगे। तो हम लोगों ने उनको ये बना के दिया कि सर ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, इतना आपको डिस्ट्रीब्यूशन में ये होगा, इतने एक्सपेंसेस लगेंगे वगैरह, उनको बना के दे दी पॉलिसी। तो जब लेकिन जम्मू कश्मीर में उन्होंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया ना, तो ऑलमोस्ट 2-3 टाइम्स उन्होंने अपना बजट बना के हम लोग को पेश किया कि सर इतने मतलब हम लोगों ने उनको एक्सपेक्टेशन दिया था कि 1000 करोड़ तक उनका जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने इतना बढ़ा के दे दिया, मतलब उसको इन्फ्लेट करके दे दिया। फिर वो मतलब आई वाज पर्सनली वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, और एक एक जगह पे उन्होंने ऐसे डुप्लीकेशन ऑफ मनी दिखाया था, अच्छा, और एक्चुअली इट इज अ पब्लिक मनी और हम सब लोग उसको पे कर रहे हैं, और वो बाद में जा रहा है किसी एक के पॉकेट में। तो फिर वो पॉइंट उधर मैंने नोट आउट मतलब पॉइंट आउट किया, और हमारे सर ने वगैरह सबने डिस्कस करके ऑलमोस्ट मतलब एक पर 1000 करोड़ उन्होंने 20-30 ऐसे 50-60 करोड़ का हम लोगों ने उधर सेविंग किया था, जस्ट बिकॉज आई पॉइंटेड आउट दैट मिस्टेक। तो ये मतलब दैट सेंस ऑफ जो मुझे ये आया ना पॉजिटिविटी, कि हम लोगों ने इतना पैसा बचाया सरकार का, क्योंकि सरकार का मतलब पैसा मतलब क्या है, हमारा ही पैसा है। जब सब लोग मतलब एवरी टैक्स पेयर इज पेइंग फॉर दैट, और किसी के मतलब रॉन्ग हैंड्स में जा रहे हैं, तो वो वाला जो सेंस है ना आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में मिलेगा। और क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन वही है, आपको काम करके अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली, दैट इज हाँ व्हाट। एग्जैक्टली। मतलब ये सेंस ऑफ फुलफिलमेंट थोड़ा सा आपको डे टू डे मतलब अगर आप सिंसियरली उसमें है मतलब आपको कर रहे काम, तो कभी ना कभी आपको मिलेगा उसका रिवॉर्ड। Okay. ये वाले है। Very nice, very nice. It was very nice talking to you. We'll conclude this now. So, any message that you would like थैंक यू to मैम। give to all the aspirants, जो भी लोग ESC के लिए prepare कर रहे हैं, any message that you'd like to give them? हाँ, एक्चुअली राइट नाउ ओनली आई सॉ द मेंस एग्जाम गॉट ओवर पीएससी, और एक कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से आई सॉ मेनी स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स गिविंग अप इन द मिडल। तो मैं एक ही बोलना चाहूंगा, और अभी आईआरएमएस का भी कुछ तो इशू चल रहा है। Yeah,
that has जैसे उन्होंने रेलवेज के भी सीट्स students, many students are giving up on ESC just because IRMS has been separated from. हाँ We would also like to send out the message कि railways is not the only hope, railways is not the last. ओनली एग्जैक्टली There are many other sectors, there are many other options after ESC जो कि बहुत interesting है, जो कि बहुत हाँ fulfilling है बिल्कुल और completely railways से बिल्कुल comparable है, correct? So हाँ we would also like एक्चुअली to मैं बताता हूँ क्या हो रहा है ना ये जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है ना वो बस ग्लोरीफाई कर रहे हैं एक ही सर्विस को और जब हाँ जब स्टूडेंट्स को वो नहीं मिल पा रहा है ना तो मतलब वो एकदम डिजरे में जा रहे हैं कि यार ये क्या हो गया मैं तो ईएस यही सोच के आया था इधर और उनको पता नहीं है बाकी सर्विसेज में क्या होता है और आपको अगर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए जैसे जो हमारे सर्विसेज में सैटरडे संडे ऑफ होता है वीकली ऑफिस जॉब होता है टाइम बाउंड जॉब होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज भी है आपके पास तो मैं रेलवे में मतलब डेफिनेटली इट इज अ गुड सर्विस लेकिन फिर आपको प्रोज एंड कॉन्स खुद के लिए और आपके पर्सनैलिटी के लिए देखना पड़ेगा कि आपको क्या सूट कर रहा है आपको फील्ड जॉब सूट करता है you have to weigh out कि मेरे लिए क्या हाँ बेस्ट है, right? yes if something is good for you doesn't make it necessarily good for me आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने उनको बना के रखा है कि नहीं दिस इज द बेस्ट और इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग अदर देन दिस देन इट इज नॉट वर्थ लेकिन ये ऐसा है नहीं Correct. और जैसे लेकिन एक इश्यू है कि सीट्स कम हो गई अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो एफर्ट्स तो आपको मतलब आई वुड लाइक टू टेल द एस्पिरेंट्स कि एफर्ट्स तो आपको अपने बढ़ाने ही पड़ेंगे क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज रिड्यूस हो चुकी है लेकिन ऐसा नहीं है कि रेलवेज हटा है तो कोई मतलब लाइक इट इज द एंड ऑफ द होप ऐसा कुछ नहीं है और सर्विसेज भी है और रेलवेज का भी अगले साल एग्जाम आएगा तो आप यू डोंट गिव अप ऑन योर प्रिपरेशन कीप स्टडिंग और कभी भी एग्जाम आएगा तो यू कैन जस्ट स्टार्ट मतलब एडिंग ऑन वॉट एवर दे हैव एडेड इन द सिलेबस लेकिन बेसिक आपका जो कोर्स सिलेबस है वो तो सेम ही रहेगा चाहे कौन सी भी एग्जाम हो तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम इस साल भी हुआ है अगले साल भी होगा तो उसके लिए आप मतलब पढ़ते रहना बस हमेशा कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करते रहोगे तो कोई भी एग्जाम आएगा सामने चाहे वो ईएससी हो या फिर आईआरएमएस हो या फिर कोई भी हो तो आप उसको कर पाएंगे क्लियर Right. So thank you so much for joining with us, sir. And thank you so much to all the viewers for watching. If you like this video, please share it with your friends and keep watching, keep preparing with the Prep Buddy. Thank you so much.